नमस्कार एवरीवन। इंडियन हिस्ट्री स्कूल व्याख्याता जन राष्ट्रवाद का उदय टॉपिक हमारा चल रहा था और आज का जो सेशन रहेगा सेशन नंबर 7, यानी कि 6 सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से पहले के सेशन अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी आप जरूर देखें। आज का क्या टॉपिक रहेगा? हमारा टॉपिक रहेगा रोलेट एक्ट। ठीक है, पीडीएफ क्लास का कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से ऐप को आप डाउनलोड करें और फ्री में नोट्स वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी आपको इसी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। चलिए, तो अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगले 10 मिनट तक आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। पहले हम इसकी स्टोरी को समझेंगे कि कैसे क्या हुआ था, फिर उसके बाद मैं आपको एक एक बिंदु को नोट्स के फॉर्मेट में बताने वाला हूँ कि क्या क्वेश्चन बनेगा, आपको क्या ध्यान में रखना है। लेकिन 10 मिनट तक केवल आपका ध्यान सुनने पे होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसके नाम पर बात करते हैं कि ये नाम आया कहाँ से, क्यों इसका नाम ये रखा गया। तो देखिए, एक जांच समिति का गठन किया गया था और जांच समिति की अध्यक्षता किसने की थी? सर सिडनी रॉलेट ने की थी। अब आप कहेंगे कि जांच समिति क्या है, वो अगले 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उस जांच समिति की अध्यक्षता की थी इन्होंने, जिनका नाम था सर सिडनी रॉलेट। और इन्हीं के नाम से, रॉलेट नाम से जो ये कानून आया, जिसको क्या कहा गया? रॉलेट एक्ट। पहली बात तो पहला प्रश्न यही बन सकता है कि ये इनके नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो ये कानून कब आया दोस्तों? तो समय आपको ध्यान रखना है, बात है 1919 की। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने की ये है कि ये क्यों आया, क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई। तो मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूँ। हम बात करेंगे 1905 की। अगर जन राष्ट्रवाद का उदय की क्लासेज आपने देखी है तो सारी बातें आपको अब समझ में आने वाली है। मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। मैं आपको 1905 की घटना याद दिलाना चाहता हूँ। 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन के साथ ही देश में क्रांतिकारी गतिविधियों का अचानक से, मतलब पहले कुछ ऐसे इवेंट्स नहीं हो रहे थे, लेकिन बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ी। बहिष्कार आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ, फिर गरम दल के नेताओं को जबरन पकड़ के जेल में डाला गया ताकि जो उनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियों की जो भावना है उसको कुचला जा सके। नरम दल के नेताओं का साथ दिया गया। इन शॉर्ट 1905 से लेके 1919 तक क्रांतिकारी गतिविधियों में, मतलब इनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ी। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज सरकार के लिए चिंता का विषय था ये। पहली बात, मैं ये बातें किसका जवाब दे रहा हूं कि रोलेट एक्ट क्यों आया, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई। तो इन क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए ये कानून लेकर आए। तो पहला पॉइंट आ गया समझ में कि 1905 से 1919 के बीच में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ी, तो उन पर नियंत्रण स्थापित करना जरूरी था, इसलिए ये कानून लेके आए। अगली बात सुनिए आप। 1914 से लेके 1918 का समय मिलता है प्रथम विश्व युद्ध का। अब देखिए, विश्व युद्ध का समय है तो वहां पे हिंसा वाली घटनाएं भी होगी, अटैक भी होंगे, है ना। तो उन पर उस समय नियंत्रण स्थापित करने के लिए उस समय एक कानून था जिसका नाम था दोस्तों भारत रक्षा अधिनियम। और ये कानून गलत नहीं है दोस्तों, सरकारों को इस तरह का कानून बनाना पड़ता है और उसका पालन कठोरता से करना पड़ता है। क्यों? वरना जो अराजक तत्व विद्यमान है वो अराजकता फैलाएंगे। तो इस तरह के कठोर कानूनों का प्रयोग करना गलत नहीं है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय ये कानून चल रहा था, और इस कानून में क्या था कि किसी व्यक्ति पर अगर कोई भी शंका होती है, उसकी गतिविधियों को लेकर कुछ भी डाउट होता है कि ये अराजकता फैलाने वाला है, तो उसको क्या कर लो? गिरफ्तार कर लो, शंका के आधार पर ही गिरफ्तार कर लो। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के समय था ये कानून। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके साथ ये कानून भी समाप्त हो गया।
तो एक नए कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तो इस कानून के स्थान पर रोलेट एक्ट लाया गया। समझ में आ रही है बात, क्यों लाया गया? ये दो रीजन मैंने आपको बता दिए कि क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करना जरूरी था, उनका पता लगाना जरूरी था, और ये कानून समाप्त हो चुका था। और फिर कमेटी का गठन तो करना पड़ेगा, तो एक जांच कमेटी का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता सर सिडनी रोलेट ने की। इसी वजह से ये एक्ट इन्हीं के नाम पे बना। और इस जांच समिति को ये जिम्मेदारी दी गई कि देश में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है उनका पहले से पता लगाओ, उनको नियंत्रण कंट्रोल करो, पहले से स्थापित करो, और हिंसा होने से बचाओ। तो इस तरह का कोई सॉल्यूशन दो, कोई कानून दो। तो इस जांच समिति ने इस कानून की सिफारिश की, इसको हम कहते हैं रोलेट एक्ट। कैसे आया ये भी अब आपको समझ में आ गया होगा, क्यों आया, कब आया। उम्मीद है ये एक भूमिका आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रोलेट एक्ट का अन्य नाम कहो या मूल नाम कहो वो क्या है, तो यहां पे मैंने लिख दिया है द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। तो ये नाम आए तो ठीक है, ये नाम आए तो ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। ये हर लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, जो भी मैं आपको एक एक बात आपको आगे बताने वाला हूँ, हर लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में, किसी न किसी परीक्षा में। तो ये रोलेट एक्ट का ही अन्य नाम है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, जो मैंने सारी बातें आपको समझाई थोड़ी देर पहले, अब उनको देखिए हम नोट्स के फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं। 1905 से 1919 तक क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ रही थी। फिर 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा था, और उस समय एक कानून था जिसका नाम है भारत रक्षा अधिनियम। शंका के आधार पर गिरफ्तारी। प्रथम विश्व युद्ध के साथ ही ये कानून समाप्त हो गया, ये वाला भारत रक्षा अधिनियम। अब जब ये कानून समाप्त हो गया तो इसके स्थान पर किसी कानून की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। तो फिर सर सिडनी रोलेट को जिम्मेदारी दी गई, इनकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया, और ये जांच समिति क्या करेगी, देश में क्रांतिकारी गतिविधियों का पता लगाएगी, उनको नियंत्रित करने के लिए अपने सुझाव देगी, उन पे कंट्रोल कैसे स्थापित करना है। और इसमें कुछ सदस्य भी रखे गए, जो इनकी अध्यक्षता में जो ये समिति गठित की गई, इसमें कुछ सदस्य थे जैसे कुमार स्वामी शास्त्री, प्रभात चंद्र और बेसिल स्कॉट। ये कुछ सदस्य भी इसमें मौजूद थे, लेकिन ये अध्यक्ष का नाम आप जरूर ध्यान रखें, और बाकी इनको भी ध्यान रख लो तो बहुत अच्छी बात है। आ गई बात समझ में? समिति का गठन हो गया। अब इस समिति ने रिपोर्ट दी, 10 अप्रैल 1918 को इसने रिपोर्ट दी। और फिर उसके बाद हमारे लिए ये डेट महत्वपूर्ण आती है, 19 मार्च 1919 को क्या लागू हो गया साहब, ये रोलेट एक्ट लागू हो गया सर। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। अब समझ में आ गई बात कि भी शंका के आधार पर गिरफ्तारी होती थी इस कानून में। फिर जैसे ही पता चला कि भाई ये डाउटफुल है, उठा लो और उठा के जेल में डाल दो। अब ये देखिए, इसी को मैंने डिफाइन किया है। क्या है ये एक्ट? राजद्रोहात्मक कार्य की शंका पर गिरफ्तारी, वकील करने का इसमें अधिकार नहीं है, और गुप्त अदालत के द्वारा फैसला होगा। इसीलिए इस कानून को क्या कहा गया था? काला कानून कहा गया था। न वकील, न अपील, न दलील वाला कानून, महात्मा गांधी ने इसको कहा गया। भाई ऐसे तो तुम महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लोगे डाउट होने पे, शंका होने पे, और तुम ना तो अपील कर सकते हो, ना वकील कर सकते हो, ना दलील कर सकते हो, कुछ नहीं, बस गिरफ्तारी कर लिया तो फिर आपको जुल्म सहना पड़ेगा। तो इस वजह से इस कानून का विरोध किया गया दोस्तों। इसीलिए इसको क्या कहा गया? रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। और ये कहा किसने? यहाँ पे आप लिख लीजिए, महात्मा गांधी ने इसको कहा। आगे बात समझो। मैं केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार करना तो गलत है ना।
उसके बाद रोलेट एक्ट को मोहम्मद इकबाल ने काला कानून की संज्ञा दी थी, इसलिए भारतीय जनता ने इसको क्या कहा था, काला कानून कहा। ठीक बात है। इसके अलावा अब देखिए कानून आ गया, अब गांधी जी इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। ये सत्याग्रह सभा की डेट आप देख लीजिए, आरबीएससी की बुक में इसका उल्लेख भी मिलता है कि सत्याग्रह सभा क्या है। तो गांधी जी ने सभा की स्थापना की इस कानून के विरोध में, उसको कहा गया सत्याग्रह सभा। और इस एक्ट के विरोध में जो आंदोलन चलाया गया उसको रोलेट सत्याग्रह बोल दीजिए, रोलेट आंदोलन बोल दीजिए। ठीक है। सत्याग्रह चलाने के लिए प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। देखिए पहले क्या होता था, जैसे किसी भी बात का विरोध करना है तो ऐसे होता था, पेपर पे सारे लोग साइन करते थे। आप याद करिए स्कूल के समय में, स्कूल में हमारी कोई भी मांग होती थी तो प्रार्थना पत्र में सभी जो विद्यार्थी है वो साइन करते थे। तो वहां पर गांधी जी ने भी ये अभियान चलाया, सत्याग्रह चलाने के लिए प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, ताकि सब अपनी एकता को प्रदर्शित करें। समझ रहे हैं आप, भी जब एक व्यक्ति साइन करता है तो दूसरा देखता है तो कहीं ना कहीं उसका भी मनोबल बढ़ता है। जब ये प्रोग्राम चल रहा था गांधी जी का, तो एनी बेसेंट, इनको आप जानते ही हैं, होम रूल आंदोलन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो एनी बेसेंट ने गांधी जी के इस आंदोलन का, इस अभियान का विरोध किया और गांधी जी को क्या कहा, राजनीतिक बच्चा कहकर गांधी जी के इस अभियान का मजाक उड़ाया। तो ध्यान रखना है आपको कि गांधी जी को राजनीतिक बच्चा किसने कहा, एनी बेसेंट ने कहा। आगे बात समझो। देखिए मैं सिंपल और स्वीट तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी यही क्लास 1 घंटे में भी आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन जो आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें हैं उन्हीं को मैं संक्षिप्त रूप में, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रहे हैं। अब देखिए इस प्रकार से गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू कर दिया, रोलेट सत्याग्रह। एनी बेसेंट का साथ नहीं मिला गांधी जी को, इन्होंने राजनीतिक बच्चा कह के इनको संबोधित किया। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 6 अप्रैल 1919 को देश भर में गांधी जी के अनुरोध पे हड़ताल की गई संपूर्ण देश में। और ये क्या है, अखिल भारतीय स्तर की ये क्या थी दोस्तों, प्रथम हड़ताल थी। क्योंकि गांधी जी वापस आए अफ्रीका से, कुछ आंदोलन गांधी जी ने किए, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, याद है आपको। लेकिन अखिल भारतीय स्तर पे मतलब पूरे देश में ये क्या थी दोस्तों, प्रथम हड़ताल थी। पूछा जाए आपसे अखिल भारतीय स्तर पे प्रथम हड़ताल कौन सी, यही रोलेट सत्याग्रह के विरोध में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। रोलेट सत्याग्रह पंजाब, दिल्ली, बंबई, गुजरात में, इन क्षेत्रों में दोस्तों तीव्र था। इन क्षेत्रों में गांधी जी के जाने पे प्रतिबंध भी लगा दिया था। गांधी जी ने दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास किया, भाई जब इन पे प्रतिबंध लगा दिया, फिर ये दिल्ली में घुसने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर क्या होगी साहब, गिरफ्तारी होगी। और गांधी जी को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया और बंबई भेज दिया गया। ये है दोस्तों रोलेट सत्याग्रह। अब क्या होगा, आगे की कहानी भी मैं आपको समझा देता हूँ, अभी बातें मेरी पूरी नहीं हुई है। तो इस प्रकार से रोलेट एक्ट क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब इसके विरोध में अब जनसभा होगी और वहां पे एक हत्याकांड होगा जिसको हम क्या कहेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहेंगे। उसको अभी हम आगे शुरू करें उससे पहले मैं एक क्विक रिवीजन आपको दे देता हूँ कि हमने टॉपिक को आज यहाँ से शुरू किया था। कब आया ये, क्यों आया, कैसे आया, भाई किसकी अध्यक्षता में जांच समिति बनी, फिर इसने रिपोर्ट दी और फिर उसके बाद ये लागू हुआ। और ये क्या था, भी शंका के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसके खिलाफ आप कोई दलील नहीं दे सकते, कोई वकील आपका नहीं होगा, आप अपना पक्ष भी नहीं रख सकते, इसलिए इसको काला कानून कहा गया। इसी का अन्य नाम ये है, मूल नाम ये है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।
ये घटनाएं चली। प्रथम विश्व युद्ध को मैंने आपको समझाया कि उस समय एक कानून था, फिर युद्ध के साथ ये समाप्त हुआ, फिर नए कानून की आवश्यकता महसूस की गई, फिर ये जांच समिति का गठन हुआ, उसको ये कार्य सौंपे गए, फिर इसने रिपोर्ट दी, फिर ये कानून लागू हुआ। इसका मतलब ये सब होता था इसमें। वकील करने का अधिकार नहीं था, दलील करने का अधिकार नहीं था, गुप्त अदालत के द्वारा फैसला होता था, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। उम्मीद है मुझे अब रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, सारी बातें आपको समझ में आ गई है। अब इसके आगे के सेशन में दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, रोलेट एक्ट तक के सारे टेस्ट मैंने कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए हैं, तो ऐप को आप जरूर डाउनलोड करें। जब ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप फर्स्ट ग्रेड को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद दो ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे, एक तो खुलेगा टेस्ट सीरीज और एक खुलेगा वीडियो कोर्स। पीडीएफ कैसे मिलेगा वो बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज पर आपको क्लिक करना, वहां पे इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज का ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर वहां पे आपको कंटेंट पे क्लिक करना है, कंटेंट। वहीं पे आपको YouTube क्लास पीडीएफ का फोल्डर मिलेगा, वहां से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई नोट्स की। और साथ में आप अगर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मात्र 55 रुपीज़ के चार्ज पर अवेलेबल हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, ये जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक है ना सारे, इनके सभी के टेस्ट आपको मिलेंगे। तो टेस्ट से आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। बाकी आपका कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगले सेशन में अब हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड पर, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।